गुलाम नबी आजाद। देखिए, मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी या महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी जो थी वो 69 से शुरू फॉर्मुलेट हो गई बनना। जब मैं स्टूडेंट था एसपी कॉलेज श्रीनगर का और गांधी सेंटेनरी मनाई जा रही थी पूरे देश में और नॉर्दर्न इंडिया की सेलिब्रेशन कश्मीर में थी 15 दिन की, और मैंने वो शिविर एज स्टूडेंट 15 दिन वो अटेंड किया था और पूरे हिंदुस्तान के गांधीयन आए थे जो लेक्चर देते थे, 6 लेक्चर दिन के तमाम फ्रीडम फाइटर्स पर। और 1857 से 1857 से लेकर और जब तक भारत आजाद हुआ तब तक फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हमको सिखा। मैंने उसी वक्त महात्मा गांधी से प्रभावित होकर, ज्यादा लेक्चर उन्हीं पर होते थे क्योंकि उनकी सेंटेनरी मनाई जा रही थी, उनकी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस मुझे सबसे पसंद आया और जिसको आज तक मैंने अपनाया। मैंने जानबूझ के कहीं गलती से झूठ निकल गया हो तो क्या हो, और वायलेंस कभी यूथ में रहकर भी नौजवान होकर मैंने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। तो उनकी ट्रुथ और नॉन वायलेंस से दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को भगाना अंग्रेज को कोई आसानी से मैं प्रभावित हुआ। तभी से मेरी पॉलिसी आइडियोलॉजी फॉर्मुलेट हुई। बाद में यूथ कांग्रेस में आया और पूरे 75 से मैं यूथ कांग्रेस में आके और आज तक कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के हर पद पे रहा, गवर्नमेंट में पद रहा। लेकिन बुनियादी प्रॉब्लम कांग्रेस में आज से नहीं हुई, इसलिए मैं उन पर आरोप नहीं लगाता हूं। ये राजीव गांधी जी के मरने के बाद हुई। राजीव जी के वक्त में वो इंदिरा जी और राजीव जी में एक बात थी, वो सरकार भी चलाते थे, पार्टी भी चलाते थे। वो 18-20 घंटे काम करते थे, पब्लिक मीटिंग भी करते थे, घर पे अपॉइंटमेंट से भी रोज मिलते थे, घर से बगैर अपॉइंटमेंट के भी 1000-1500 लोगों को रोज मिलते थे। किसी को शिकायत न पब्लिक को, न लोगों को, न मिनिस्टरों को, न एमपीज को, न वर्कर्स को। वो सिलसिला खत्म हो गया जब राव साहब बने। मैं तो नरसिम्हा राव की बात कर रहा। ओके, सुनिए जी, मैं तो नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूं। उसके बाद सोनिया गांधी आई। नरसिम्हा राव तो 91 में आए, एज वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, प्रेसिडेंट भी बने। वो बड़े बुद्धिमान थे, नॉलेजेबल थे, हर भाषा जानते थे, एक्सपीरियंस थे। उस मामले में उनका कोई जवाब नहीं था। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उनके वक्त में आई, अनबिलीवेबल था। हम उनको कहते थे यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी एवर हैड, वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली संगठन में उनकी कोई रुचि नहीं थी, जिसकी वजह से हर कैबिनेट मिनिस्टर में कैबिनेट मीटिंग के बाद कैबिनेट नहीं, हमारी वर्किंग कमेटी में हम ये बात उठाते थे। शुरू में मैं अकेला उठाता था, बाद में मेरे साथ करुणाकरण, विजय भास्कर रेड्डी, शरद पवार और राजेश पायलट, बाबूराव सिंधिया, ये भी जुड़ गए जो वर्किंग कमेटी के मेंबर भी थे और मिनिस्टर भी थे। तो हम 8 बढ़ गए। हर वर्किंग कमेटी जो 3 महीने के बाद होती थी, हमने उसको कहा कि ब्लॉक नहीं बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट नहीं बन रहे हैं, पीसीसी नहीं बन रहे हैं, आप निगलेक्ट कर रहे हैं संगठन को, आप प्रेसिडेंट से हट जाइए, दूसरे को बनाइए। 1 साल उन्होंने टरकाया, फिर हमने कहा वर्किंग प्रेसिडेंट बनाइए, कहा नाम दे दो। हमने एक शर्त रखी, वर्किंग प्रेसिडेंट वही बनेगा जो मिनिस्ट्री छोड़ेगा। 1 साल उसमें भी निपटाया, फिर कहा हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाओ, वो भी नाम मांगे, उन्होंने 1 साल नहीं बनाया। तब तक इलेक्शन आए, हार गए। और इलेक्शन हारने के बाद जो पहली वर्किंग कमेटी हुई, उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब तो इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें।
तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया जो राव साहब के। जो ड्राफ्ट बना वो ये बना कि उसमें बताया जाए कि भाई आप बेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे बट यू आर द वर्स्ट। अनफॉर्चुनेटली वो किसी साथी ने मस्टर करेज नहीं की कि वो पढ़ेगा, तो मैंने शुरू किया और ये इल्जाम लगाया कि राव साहब अंग्रेजी में बताया यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, यू आर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड and as a result of those reforms the country has progressed and that was the way forward. But unfortunately you were the worst president in the history of the Congress. You had no interest in party, you had no aptitude of the Congress party, as a result of which the party suffered and party remained all through without district committees, state committees and block committees, and the good performance of the government could not be known to the public because there was no organization. Here therefore we request you resign here and now. ये एलिगेशन था। तो इसीलिए केसरी जी भी आए तो उनका भी पब्लिक एक्सपोजर नहीं था बाहर, लेकिन राव साहब को और केसरी जी को एक क्रेडिट जाता है कि हर उनके वक्त में जब भी 5 साल हो गए इलेक्शन को, दोनों ने अपने अपने वक्त में ड्यू टाइम में 5 साल के बाद इलेक्शन किए। लेकिन हमने इस तरह के क्वेश्चन जो राव साहब से करते थे या केसरी जी से करते, कभी सोनिया जी से नहीं किए, कभी राहुल जी से नहीं किए। आप पूछते क्यों? क्योंकि जो हमारी रेस्पेक्ट इंदिरा जी के लिए थी, राजीव जी के लिए थी, और वो हमारे मुंह बंद कर देता था। कहीं कमी भी होती थी, उस कमी को हम बड़े प्यार से बोदर भाषा में उनको बोलते थे। और शुरू में सोनिया गांधी जी का कंसल्टेशन परफेक्ट था, डेडिकेशन उनकी बहुत थी, और डेलीगेशन ऑफ पावर्स अपने साथियों, अपने कुलीग सीनियर को डेलीगेट पावर देती थी, डेलीगेट पावर करती थी और रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता था। मुझको उन्होंने अपने बनने के तुरंत बाद 98 से 94 तक 2004 तक 8 स्टेटें दी और किसी में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और मैंने 7 स्टेटें जिता के दी। उन्होंने इंटरफियर नहीं किया। सो डेलीगेशन ऑफ पावर थी, ट्रस्ट था, सजेशन देते थे, मानते। प्रॉब्लम 14 के बाद फिर गवर्नमेंट आई, हम मिनिस्ट्री में गए तो हमारा पार्टी से नाता टूट गया। ऑफिस में बाकी साथी आए, फिर क्या हुआ? लेकिन 2013 के बाद जब राहुल जी वाइस प्रेसिडेंट बने तो एक तरीके से कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बैक सीट ली, तो कंसल्टेशन हम लोगों के साथ जो था सीनियर लोगों से, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई की बहुत, G20 ने ट्राई की, ज्वाइंटली हमने इंडिविजुअली, तो वो कांग्रेस बिगड़ती गई, सुधरी नहीं। हम लोगों की एक सजेशन नहीं मानी गई, हम लोग ह्यूमिलेट महसूस करने लगे और ये कहा कि भाई 60 साल वाले से ऊपर वाले तो रिक्वायर्ड ही नहीं। तो आखिर में ये नतीजा आया, या घर में चुप करके बैठो, जो कि हम बैठ रहे थे अभी 2 साल से। लेकिन हमारे वर्कर और जो पॉलिटिक्स का कीड़ा है वो घर बैठने नहीं देता, इसलिए पॉलिटिक्स में जैसे अमेरिका में देखो, जो डिसीजन लेते हैं उनको सबको मालूम है, कांग्रेस वालों को, क्योंकि राहुल जी आप 1000 आदमी से लीडर से पूछेंगे तो 900 को कहेंगे हम मिले नहीं है 2 साल से। और राहुल जी, उनका मैं आदर पर्सनली लेवल पे बहुत करता हूं। एक इंसान पर्सन होता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, एक लीडर होता है। एज ए पर्सन कोई आदमी बहुत अच्छा होगा, दिल का साफ होगा, उनमें मैं राहुल गांधी को काउंट करता हूं। एज पर्सन उन्होंने हमेशा हमारी रिक्वेस्ट की, कभी अपमानित नहीं किया,
रेस्पेक्ट दी, एज इंडिविजुअल मैं भी उनकी रेस्पेक्ट हमेशा करता हूं, करूंगा। लेकिन जैसे कि राव साहब हमसे बड़े थे, हमारे लीडर भी थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, हम लोगों को ड्रॉप भी कर सकते थे, नहीं किया। जितना हम वर्किंग कमेटी में उनकी नाकामियां गिनते थे और रन डाउन करते थे, उन्होंने कभी इसको बुरा नहीं माना। वो समझते हैं कि भाई पार्टी के लोग हैं तो इनका पार्टी का दर्द है। यहां हमने लेटर लिखा तो हमको तो उसी लेटर से ही जोड़ दिया कि हम बीजेपी वाले हैं। अरे जो लोग तुम्हारी मां के साथ काम किए हैं, तुम्हारे चाचा के साथ काम किए हैं, तुम्हारे बाप के साथ काम किए हैं, अगर हम बीजेपी वाले होते तो हम क्यों नहीं होते? तुम्हारी मां के साथ काम किए हैं। हम जो स्टूडेंट लाइफ से बीजेपी को गालियां देते आए हैं आज तक, एज लीडर अपोजिशन हम बीजेपी को 7 साल लीडर गालियां दे, अब आपको सलाह दी ये करो, आप नहीं करते हैं तो हम बीजेपी वाले हो गए। तो प्रॉब्लम उनको जो हमने सजेशन दी उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। नहीं, उनका सजेशन ये 60 से ऊपर है, अब नई दुनिया। अब नई दुनिया वाले, चलो भाई हम भी अपने आप से है कि हम 60 से ऊपर है, हमें में कोई कसूर है। लेकिन ज्योति राव सिंधिया तो यंग है, लड़के हैं, इनकी टीम थी, उनमें क्या कसूर था? जितिन प्रसाद तो राहुल जी से भी छोटे हैं, उनमें क्या कसूर था? सुष्मिता देव इनसे भी छोटी थी, राहुल टीम थी, वो उसको क्या कसूर था? आरपीएन सिंह इनकी उम्र के हैं, इनकी टीम के, उनको क्या कसूर था? आपने हार्दिक पटेल को, आप 28 साल 29 साल का भी है, आपने नया टीम में वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया, वो 1.5 साल भी नहीं रुका, वो भी भाग गया। आपका अशोक एनएसयू यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और आउट ऑफ तनवर उसको आउट ऑफ द वे पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, वो भी भाग गया। तो आपकी अपनी टीम जो आपकी एज के थे, आपसे छोटे थे, वो तो सभी भाग गए। हम तो कहीं पार्टी ज्वाइन नहीं किए, हमको तो आपने 60 से ऊपर पहले सभी को रिजेक्ट किया था। लेकिन आपके जो 40s और अर्ली 50s में थे, वो तो सबसे भाग गई आपकी टीम। उसकी कोई आंसर है, उसका कोई जवाब है? आपके स्पोक्स पर्सन खुशबू से लेकर, चेन्नई से लेकर, चतुर्वेदी से लेकर, और ये अभी लेटेस्ट जो पंजाब का शेरगिल भाग गया, ये तो सब बिलो 50 हैं। ये आपके ऑफिशियल स्पोक जो आपको डिफेंड करते थे, वही आपके भाग गए। आपका मिस्टर झा बंबई से जो डिफेंड करता था, वो तो आपको 2 साल पहले पार्टी से ही निकाल दिया। तो क्या प्रॉब्लम है? क्या है प्रॉब्लम? दानव भाई गुलाम नबी आजाद में प्रॉब्लम है। आपके हिसाब से गुलाम नबी आजाद मोदी से मिले, क्या ये सब मोदी से मिले थे? और अगर मोदी से मिले थे तो फिर आपकी टीम में क्यों थे? फिर आपने सेलेक्ट क्यों किया था? उसका कोई आंसर है? उन चीजों का कोई आंसर नहीं। ये कहेंगे भाई गुलाम नबी आजाद मोदी से मिला, गुलाम नबी आजाद को बेंगलोर दिया है। अरे किसी आदमी पर 26 किसी और मिनिस्टर ने, इतने लोग थे, मिनिस्ट्री छोड़कर ना 86 में रिजिग्नेशन देकर पंजाब गया, 4 साल पंजाब रहा, 26 हमलों में बच गया। उसको सिक्योरिटी में बंगला Z+ में हूं। कश्मीर एज चीफ मिनिस्टर, एज पीसीसी प्रेसिडेंट दर्जन हुए हमले, एज चीफ मिनिस्टर दर्जन हमले हुए। हमारी गवर्नमेंट ने हमको कहा कि भाई होम मिनिस्टर ने, तुम मर जाओगे, अभी तुम 6 महीने में तुम्हारा अल्टीमेटम है मिलिटेंटों का, तुम आईबी रिपोर्ट्स खत्म करने का। अब हम तुम्हारी कोई एडवाइस नहीं मानेंगे, तुम्हारी सेक्रेटरी सिक्योरिटी इज आवर जॉब, नॉट चीफ मिनिस्टर जॉब। तो उसको बंगलो नहीं देंगे तो जो ट्वीट करते हैं उनको कौन मिलिटेंट मारेगा? उन्होंने किस मिलिटेंसी ग्रस्त स्टेट में काम किया है? उन पे कहां हमला हुआ? मच्छर ने तो काटा नहीं है, एसी में तो वो रहते हैं। और हम तो मच्छरों के में काटे और
खून बहाया हमने स्टेट टू स्टेट जाके जेल में और स्टेटें वापस लाने में, और सिक्योरिटी की परवाह नहीं की, हम लोगों की परवाह नहीं की, मिलिटेंट हमको मारेंगे तो हमको मकान नहीं मिलेगा। और मकान मुफ्त में मिला है, मकान का हम किराया देते हैं, मेरी पार्टी नहीं देती। मैं अपने पेंशन से और जो कहीं थोड़ा बहुत इतने साल की 40 साल की पैसा बचाता है, मुझे एज एक्सएम जो पेंशन आता है, एमपी पेंशन आता है, मकान का किराया देता हूं, बिजली का किराया देता हूं, पानी का किराया देता हूं। खुश होना चाहिए था कि अगर कहीं किराए पे जाएगा तो मार देंगे मिलिटेंट, सेफ जगह है, बजाय इसको अप्रिशिएट करने के लिए उसको मोदी से जुड़ा दिया। मुझे मायावती जी को एमपी छोड़ा उन्होंने, वो तो किसी, मैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा किया, लेकिन वो किसी आतंकवाद स्टेट में नहीं थी, उनकी Z+ थी। आपको तो उसको तो 8 टाइप बंगला मुझसे 3 साल पहले से दिया जब उन्होंने पार्लियामेंट रिजाइन दिया, और अभी पिछले साल तक था 5 साल। मैं खुश था, मैंने कभी मुद्दा नहीं उठाया, उस पर तो आपने मुद्दा नहीं उठाया। आपकी पार्टी का आदमी लीडर 52 साल से पार्टी में, इतने 2 मरहलों में दर्जनों दफा हमले में बच गया, उसको बचाने के लिए हमारी अपोजिट रूलिंग पार्टी ने मकान दिया उसकी जान बचाने के लिए। आपको खुश होना चाहिए कि ये मारने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं बैठा। मैं उनकी बात नहीं करती जो तमाम चोखड़ी सिस्टम और उनके कान भरती है नजदीक आने के लिए, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड 0 है। जो आसपास के लोग हैं, पार्टी में रहने का, पार्टी की कुर्बानी लेने का। मैंने मिसेस गांधी को बताया कई दफा कि आपने मुझे कर्नाटक का जनरल सेक्रेटरी बनाया, वहां जनता दल की गवर्नमेंट थी और दिल्ली में बीजेपी। मैं 1 साल वहां रहा, 800 पब्लिक मीटिंग की और सब गांव ब्लॉक खुद छान मारे, 40 लीडरों के साथ बस में ट्रेवल किया 1 साल, और दिल्ली सिर्फ 2 दफा आया 2 दिन के लिए 1 साल में। आगरा दिया, 1.5 साल रहा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, 5th फेज। हैदराबाद 1.5 साल में सिर्फ 2 दफा 2 रात के लिए आया, दिल्ली में 2 दफा 2-2 दिन के लिए आया। बाकी मैंने सब देहात और गांव में सरपंचों के गुजारे और 1500 पब्लिक मीटिंगें की। लेकिन आपके आज के जनरल सेक्रेटरी, तो तब वो सब स्टेटें आई, मिसेस गांधी ने 8 स्टेटें मुझे दी, 98 से लेकर 4 तक, 8 में से 7 जीती, और उन 7 में से एक ही जगह गवर्नमेंट थी, पांडिचेरी, कोलेशन। लेकिन इलेक्शन के वक्त कोई कोलेशन नहीं थी, दोनों भाग गए, तो हमने अकेले में गवर्नमेंट जीत ली। तो 8 में से 7 किसी का रिकॉर्ड हिंदुस्तान में नहीं है जनरल सेक्रेटरी का। तो कहा आज के क्यों लोग नहीं जीतते हैं जनरल सेक्रेटरी। मैंने कहा थोड़ा अगर वो चार्ज लगाना आसान है, लेकिन उसके लिए दिमाग भी चाहिए। जो ये बोलते हैं प्लीज अगर अपना नहीं है उधार लाए। जिस वक्त मैंने अकेले ने लेटर मिसेस गांधी को लिखा, अकेले ने एज लीडर अपोजिशन, वो 2020 था जुलाई, और मेरा टर्म खत्म होने वाला था 2021, मेरा 1 साल था, तो मैं लीडर अपोजिशन था। मैंने इससे भी सख्त लेटर लिखा कि आप लोग मिलते नहीं है, राहुल जी नहीं मिलते हैं, आपने मिलना कम किया। एज लीडर अपोजिशन मेरे हिंदुस्तान के सब लीडर मेरे कमरे में आते हैं, बाकी मिनिस्टर एमपी 6 बजे जाते हैं, मैं 10 बजे पार्लियामेंट से निकलता हूं, क्योंकि वेटिंग में सेंट्रल हॉल में इतने लोग रहते हैं, मेरे कमरे में रहते हैं एमपी लोग मिलने वाले, कि ये कमियां हैं तो आप ठीक करो। 1 महीने में जवाब नहीं आया तो हम 23 लोगों ने लेटर भेजा, और जिस वक्त हमने लेटर साइन किया, आई वॉज फर्स्ट सिग्नेटरी। मैंने कहा कि कल नया लीडर बनेगा अपोजिशन का। कहा क्यों? मैंने कि इस लीडरी के बाद मुझे लीडर अपोजिशन निकाल देंगे, पार्लियामेंट से तो कोई निकालेगा ना, मेरा 1 साल अभी टर्म है। लेकिन लीडरी गई तो किसी ने कहा फिर मत, आप साइन मत करो। मैंने कहा मैं पहला साइन करूंगा,
मैं अगर एज लीडर अपोजिशन राज्यसभा की और लीडरी की वजह से तो कन्विक्शन कहां होगी, एजेंडा कहां गया कांग्रेस को मजबूत करने का। तो हमने उसकी परवाह नहीं थी। उस वक्त में लीडर अपोजिशन भी था जब लेटर लिखी हमने, और 1 साल भी था, और यही खत्म बात नहीं होती। फिर एक स्पेशल मीटिंग करके हमको पूरी हम 23 को जो टेटर और ये नहीं कहा, ये बीजेपी के कहने पर मैंने कहा जिसमें दिमाग होगा, इसमें कांग्रेस रिफॉर्म की बात की है, ब्लॉक कांग्रेस इलेक्शन की बात की है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन की बात की है, स्टेट इलेक्शन की बात की है, वर्किंग कमेटी इलेक्शन की बात है, तो बीजेपी हमको ऐसा लेटर लिखाएगी जिससे कांग्रेस मजबूत हो। तो मैं दिमाग है कि नहीं? अरे हम कांग्रेस रिफॉर्म चाहते हैं, कांग्रेस मजबूत हो जाए, तो कांग्रेस मजबूत के लिए बीजेपी कौन सा फार्मूला हमें देंगे? तो बंद हो गया। लेकिन उसी दिन से कांग्रेस की लीडरशिप ने हमको अपने दिल और दिमाग से निकाला नहीं कि हम जो भी करें वो एक्सेप्ट होना चाहिए, पत्थर की लकीर होना चाहिए, कांग्रेस में कोई हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए, हमारी वर्किंग पे नहीं होना चाहिए। हमने कहा भाई 5 साल में होता है हमेशा इलेक्शन, 25 साल से इलेक्शन नहीं हुए वर्किंग कमेटी के, तो ये उनको अच्छा नहीं लगा। फिर जो लोग ये कहते हैं राज्यसभा की वजह से, सोनिया गांधी खुद मुझे कह रहे हैं कि मैंने 3 साल में कभी उनसे राज्यसभा मांगा। राहुल गांधी खुद कसम लेके कहा मैंने उनसे राज्यसभा एक दफा भी मांगा। और जब फिजिकल मीटिंग सोनिया जी ने अपने लॉन में, अपने घर में, प्राइवेट लॉन में मुझे कहा कि तुम अपने 20 लोग लाओ, मैं अपने 20 लोग लाती हूं, और जो ग्रीवेंसेस हैं वी विल सॉर्ट आउट। मैंने अपने सब दोस्तों में नाम दिए, हम लोगों ने सलाह की क्या बोलना है। तो मैं पहला स्पीकर था और मिसेस गांधी बड़ी काइंड थी, कहा कि टाइम कोई कंसिडरेशन नहीं है, कमी नहीं है, जितना बोलना है बोलो। मैं 40 मिनट बोला। तो मैंने कहा मिसेस गांधी, और जो भी प्रियंका गांधी भी था, राहुल गांधी भी थे, सब सीनियर लीडर्स थे मेरे ग्रुप के, उनके ग्रुप के भी। तो मैंने कहा कांग्रेस प्रेसिडेंट साहिबा, आज शायद फ्रॉम टाइम टू टाइम हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको ऑफिस बेरर बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए आए होंगे, लेकिन आज मैं 23 साथियों की तरफ से ये बता रहा हूं, हम आज आपको एश्योरेंस देने आए हैं, हम में से कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है, हम में से कोई एआईसीसी प्रेसिडेंट कैंडिडेट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट नहीं है, जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट नहीं है, मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं है, एमपी कैंडिडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तमाम चीजें हम रह चुके हैं। हम पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, हमको पार्टी का काम दीजिए। और शॉर्ट टर्म 5 स्टेटों में इलेक्शन है और 5 महीने रहे हैं, तो हमें आप जो कैंपेन कमेटी बनाते हो, जिसको स्टार कैंपेनर आप कहते हैं, हमको 23 को उसमें डालिए, और ये कैंपेन कमेटी आज बनाइए, कल बनाइए, परसों। आप इलेक्शन में बनाते हैं उस वक्त उसका कोई फायदा नहीं है, कैंपेन का कोई सुनता नहीं है, कैंडिडेट बिजी होता है। और हम 23 कांग्रेस का कैंपेन शुरू करेंगे। हमें एआईसीसी का कोई जहाज का, ट्रेन का टिकट नहीं चाहिए, हमें किसी स्टेट में एकोमोडेशन नहीं चाहिए, हमें कोई कार नहीं चाहिए वहां जाने के लिए। अपनी कार करेंगे, अपने इन्फ्लुएंस से जहाज में टिकट लेंगे, ट्रेन में लेंगे, अपने जगह अपने इन्फ्लुएंस से गेस्ट हाउस में, होटल में रहेंगे, कोई बर्डन नहीं। क्योंकि इसमें 5 एक्स चीफ मिनिस्टर हैं और यूनियन मिनिस्टर भी 10-15 हैं, कुछ हमारे जैसे लोग जो चीफ मिनिस्टर भी हैं, एक्स यूनियन मिनिस्टर भी हैं, तो मैं लीडर अपोजिशन भी हूं, तो बहुत बाकी साथी भी हैं सीनियर लोग। हमें काम दीजिए कैंपेन कमेटी में। अब 5 महीने हुए, वो कैंपेन कमेटी नहीं बनी,
एज यूजुअल फिर इलेक्शन में बनी, और मैं जो हमेशा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के, राव के और केसरी जी के और सोनिया जी के वक्त से स्टार कैंपेनर था, 40 साल के बाद मुझको भी निकाल दिया उन बाई इलेक्शनों के लिए। और वो कौन से स्टेट थे जिनमें कश्मीर के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ मुस्लिम थी। असम में 35% अकॉर्डिंग टू सेंसस, केरला में 30-32% अकॉर्डिंग टू सेंसस, और वेस्ट बंगाल में 28 से 29% सेंसस, हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। और गुलाम नबी आजाद 40 साल के बाद उन स्टेटों का स्टार कैंपेनर, लिहाजा मैं नहीं गया। हशर क्या हुआ कि 75 साल में आपको बंगाल में जीरो आ गया, 60 साल में आपकी पहली दफा केरल में हार गए और असम में भी हार गए। अब बताइए, हमको बाहर रखने से गुलाम नबी आजाद ने तो रेस्ट किया उस महीने। मैंने बाद में एक वर्किंग कमेटी में कहा कि मैंने तो रेस्ट किया घर में, लेकिन आपको जीरो तो मिल गया, तो अब खुशी हो गई मुझको बाहर रखने से, है? तो ये तो जब फैसले हों, हम रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो आप हमसे पूछते हो कि चले गए। अरे चले गए, मैं तो 2 साल 1.5 साल से बैठा हूं, मैं ना पार्लियामेंट मेंबर हूं, ना कोई असाइनमेंट में हूं, न मैं कैंपेन कमेटी का कहीं मेंबर हूं, न मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। तो मेरे घर बैठने से और मिलता में हूं विदाउट बीइंग ऑफिसर, ऑफिस बेयर, सारे हिंदुस्तान को, कांग्रेसियों को जानता हूं, गैर कांग्रेसियों को भी जानता हूं। हर स्टेट में डीएमके से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक, सीपीएम से सीपीआई से लेकर पीडीपी तक सब पार्टी हिंदुस्तान की जानता हूं। तो मैं उनसे तो 12-13 घंटे मिलता रहता हूं, लेकिन मैं टिकट किसी को दिला सकता हूं, मैं किसी को ब्लॉक का पद दिला सकता हूं। जब मैं ये 13-14 घंटे आज भी बैठ के काम करता हूं 1.5 साल से, तो बेहतर है जिस पार्टी को हमारी कोई सजेशन लेने की भी जरूरत नहीं है, हमसे कंसल्टेशन की भी जरूरत नहीं है, तो इस बेहतर है इस घर को छोड़ो, अपना घर तो इज्जत से बनाओ और अपनी बुद्धि के हिसाब से जो 50% कांग्रेस छोड़ के गई है, एमएलए छोड़ के गए हैं, एक्स मिनिस्टर छोड़ के गए हैं जम्मू कश्मीर में, तो अब जो 50% बचे हैं उन 50% को तो बचाओ। ये है बेसिक बात। ही सेकुलर ट्रूली, नो डाउट। सवाल यह है कि नहीं, वो बेसिकली एडवाइस नहीं समझते, उनके दिमाग में ये 60 से ऊपर दे आर नॉट रिक्वायर्ड, दे आर बोगस। हाँ, 60 से ऊपर वाला अगर कहेगा जी हुजूर जो आप कह रहे हैं ठीक है, तब वो ठीक है, लेकिन 60 से ऊपर वाला कहेगा आप गलत कह रहे हो, तो फिर देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड, ही और शी इज नॉट रिक्वायर्ड। 60 से ऊपर अगर 80+ भी है, अभी उनके साथ 80+ भी है, तो वो अगर कहेंगे जो आप ठीक करते हो, सुबह को सुबह, रात को सुबह कहेंगे तो वो कहेंगे हाँ सुबह ही है, और दिन को कहे रात है तो कहेंगे हाँ ठीक है, तो तब तो ठीक हुआ। आई हैव रिटन दैट, आई हैव रिटन। साइकोथाइम्स जब तक चलाएंगे, और हमारे मेरे एक कोलीग ने, who is still very close to them and was very close to them, has been a very senior minister even in the last government, और एक रीजन से बिलोंग करते हैं, हालांकि ही वॉज नॉट सिग्नेटरी टू लेटर, लेकिन जब फेस टू हम फेस मिले तो उन्होंने अपनी भाषा में, जो उनकी भाषा हिंदी में नहीं है, साउथ इंडियन है, उसने साउथ इंडियन एक पोइट साउथ इंडियन में बताया और उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। द किंग्स फ्रेंड्स आर वेल विशर्स आर दोज हु आर हिज क्रिटिक्स, एंड किंग्स एनिमीज आर दोज हु आर साइकोफेंट्स। सीनियर आदमी, मुझसे भी सीनियर, टॉप पोस्ट पे रहे हैं, वो इनके साथ है,
हाँ, तो अब मैं अब नाम नहीं लूंगा किसकी है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा, एंड ही वॉज नॉट G23, but he requested me that I should put his name in my 10. So, ये सब we have exhausted. तो उसके बाद क्या ऑप्शन रहा? मेरे कुलीग आनंद शर्मा ने बताया अभी हफ्ता भर, why are you not talking of Congress president? Why are you talking of Rahul Gandhi, sorry, Priyanka Gandhi? अरे कांग्रेस प्रेसिडेंट इज कांग्रेस प्रेसिडेंट। आप क्यों नहीं ये बताते कि भाई कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहिए नया? Why are you giving limited suggestion only? I have no itch in Rahul Gandhi becoming Priyanka Gandhi becoming. Priyanka Gandhi is like doctor to me. But why are you, Congress, not going out of this circle? So, आप अगर हमारी G20 लेटर में पहला सजेशन देंगे, we want full time president and who can meet people and who is visible. Doesn't it tell everything? Full-time president who is visible and something else we do or superlatives there. Doesn't it say everything? Decides के वर्किंग कमेटी का इलेक्शन हो, इलेक्शन कमेटी का हो, पीसीसी, डीसीसी, बीसीसी, लेकिन प्रेसिडेंट के द कांग्रेस नीड्स full-time president. Full-time means 24/7 and a visible president, not hide and seek president, not guest artist. So that speaks everything. I'm not saying that. We have so many general secretaries as guest artists, so many office bearers guest artists. If you go a particular state in the morning and bring back, come back in the evening, have boarding card from here, they are guest artists. They are not even guest artists, they are guest appearance. So it is at every level. जो ये सुनिए, जो हमें कहते हैं हमारा मोदी का हुआ, वो चेक करेंगे उनका 10-15 पार्टीज का होगा। और जो ये कहते हैं उनको मैं और जो ये कहते हैं, जब मैं वो पहली दफा मैं उनसे मिला, वो एक नॉन कांग्रेस पार्टी में जो सरकार थी उसके जो मंत्री थे उसके ओएसडी थे। तो नॉन कांग्रेस पार्टी की सरकार के मंत्री के ओएसडी से वो मेरा डीएनए चेक नहीं कर सकता। देखो, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने क्लियरली बताया है, न किसी पार्टी के साथ में हूं, न किसी पार्टी में मुझे जाना है। इंडिपेंडेंट पार्टी होगी एंड टचवुड खुदा की मेहरबानी से 95% पार्टी मेरे साथ जम्मू कश्मीर की आई। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स 99% और नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर्स हूं, एमएलएज हूं, वो 95% आ गई। और वैसे भी देश की तरह कांग्रेस की वहां भी कमजोर हो गई है। वहां भी 3-4-5 वर्षों में 50% कांग्रेसी लीडर भाग गए हैं, वर्कर भाग गए हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक ही वक्त में 3 महीनों में 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाग गए थे, लेकिन इलाज नहीं किया, हमको आउट ऑफ बाउंड्स रखा, इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो अब में जो 50% बचा है उसके बचाने के लिए, वरना कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। और उस कांग्रेस जम्मू कश्मीर की बनाने के लिए भी मैंने जब यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था तब, और खास करके जब पीसीसी और चीफ मिनिस्टर बनाया तब अपने हाथों से बनाया। इन्होंने उसको खत्म किया अपने हाथों से। मैं जो बचा है उसकी रक्षा करने के लिए जा रहा हूं।
सबसे ज्यादा आर्टिकल 370 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और स्टेट को दो बनाने के लिए सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में मैं अकेला बोला हूं। और मेरी लेजिस्लेटिव कैरियर में 40-42 साल असेंबली हो पार्लियामेंट, शायद ये पहला रिकॉर्ड होगा पार्लियामेंट के कि लीडर ऑफ अपोजिशन किसी प्रोटेस्ट पे जमीन पे 4 घंटे बैठा होगा। मैं एज लीडर अपोजिशन राज्यसभा प्रोटेस्ट में 4 घंटे जमीन पे प्रोटेस्ट में भेजा। और आपको मालूम है कि लोकसभा राज्यसभा में प्रोटेस्ट और शोर करने वालों अपोजिशन पर कैमरा नहीं जाता है, कैमरा नहीं दिखा। 4 घंटे नीचे बैठने के बाद जब मैंने महसूस किया कि मुझे लोगों ये एमपी, मैंने अब कई पेशाब करने बाहर जाते थे या चाय पीने जाते थे, लंच खाने जाते थे, उन्होंने कहा कि भाई कोई टीवी में तो खबर ही नहीं है आप 4 घंटे से बैठे हैं, तो ना टीवी में आएगा और ना आपका भाषण रिकॉर्ड पे आया। तब मैं उठा तो मैंने चेयर को दे दिया कि मैं बोलना चाहता हूं अपनी सीट पे, तो तब मैंने बोला, वरना वो भी ऑफ रिकॉर्ड रहता। बाकी किसने बोला? मेरे G20 के 3 के लोगों ने लोकसभा में बोला, G23 के राज्यसभा बोला, मैंने, उसके बाद आनंद शर्मा ने, कपिल सिब्बल ने, कश्मीर में शशि थरूर और ये क्या कहते हैं हमारे तिवारी, ये सब पांचों G23 के, मनीष तिवारी G23, बाकी किसने बोला? तो सोनिया जी के लिए दुआ है कि वो स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे, हेल्दी रहे, लंबी आयु हो। राहुल गांधी खुश रहे, लंबी उम्र हो, हैप्पी रहे, लंबी बहुत आयु अच्छी रहे, विदेश आना जाना उनका जारी रहे, उसमें वो ज्यादा खुश रहे और वो तरक्की करें, जिस फील्ड में है जहां भी रहे खुश रहे। ये मेरी दुआ। पॉलिटिक्स में अगर कांग्रेस को ठीक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बनते और अच्छा बात है, मुझे खुशी होगी।